बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विलयन में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन। इसके बाद इसमें राउट लॉ पढ़ेंगे, सॉल्यूशन में राउट लॉ क्या होता है पढ़ेंगे, और उसके अलावा कुछ टॉपिक इसमें जो हैं नए कोर्स में घट गए हैं। उसमें वन हाफ फैक्टर जो कोर्स में नहीं है। तो पहले आप वेपर प्रेशर समझिए क्या होता है प्योर लिक्विड में, और उसके बाद तब हम आगे का पॉइंट बताएंगे। प्योर लिक्विड में वेपर प्रेशर का मतलब ये होता है, यदि कोई ये बर्तन है, ये बर्तन खुला है और इसमें आप कोई लिक्विड भर देते हैं, तो इस लिक्विड की सतह से क्या होगा, हमेशा इवापोरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होता है, इवापोरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन की घटना होगी और हमेशा सतह के कण ही वापस ऊपर जाएंगे, क्योंकि सतह के कणों की एनर्जी जो होती है अन्य कणों की तुलना में ज़्यादा होती है, और यह कण केवल अनबैलेंस होते हैं, क्योंकि अंदर के कण तो चारों तरफ से जल के अणुओं द्वारा क्या होते हैं, संतुलित होते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले कण जो होते हैं सतह वाले, केवल नीचे की तरफ इनमें फोर्स लगा रहता है और इसलिए ये असंतुलित होते हैं। तो हमेशा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सतह से होती है। तो एक स्थिर ताप पे हमेशा क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। उसी की वजह से आपके कपड़े जो होते हैं वो सूखते हैं। जो तालाब है उसमें जो सतह होती है पानी, वहाँ से क्या होता है, हमेशा भाप के रूप में ऊपर उड़ता रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि बर्तन खुला है तो कभी भी साम्यावस्था की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन यदि हम बंद बर्तन कर दें, यदि हम बर्तन को लिक्विड लेके बंद कर दें, तो बंद कर देंगे तो क्या होगा, जो ये लिक्विड के कण हैं ये वाष्प के रूप में ऊपर जाएंगे और थोड़ी देर बाद यहाँ पे ठंडा होके नीचे की ओर आएंगे। तो प्रत्येक टेम्परेचर पे, अगर कोई टेम्परेचर हो, मान लीजिए टेम्परेचर हम कोई रख दें, उसको हम कर दें स्थिर ताप, उस स्थिर ताप पे हम देखते हैं कि जल के कुछ कण ऊपर जाते हैं वाष्प के रूप में, और पुनः उसी टेम्परेचर पे कुछ कण नीचे की ओर आते हैं। यानी समय के साथ इसमें परिवर्तन नगण्य होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि साम्यावस्था की स्थिति आ जाती है वाष्प में और लिक्विड में, यानी जल में। जल और वाष्प में जब साम्यावस्था की स्थिति आ जाती है किसी स्थिर ताप पर, तो उसी समय इस वाष्प द्वारा इस जल की सतह पे जो दाब डाला जाता है उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। किसी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, किसी स्थिर ताप पर साम्यावस्था की स्थिति में जल के वाष्प द्वारा जल की सतह पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब किसी भी शुद्ध द्रव का जब हम लेते हैं तो उसको हम नाट द्वारा दिखाते हैं, जैसे पी नाट, अगर ए लिक्विड है तो पी नाट ए, अगर बी लिक्विड है तो पी नाट बी। ये शुद्ध प्योर लिक्विड का है, प्योर लिक्विड शुद्ध द्रव का हम वेपर प्रेशर पी नॉट ए द्वारा दिखाते हैं। अब आइए पी नॉट ए, यानी ये जो हमने बताया वेपर प्रेशर की परिभाषा था। वेपर प्रेशर किस चीज पे निर्भर करता है, क्या हम बर्तन यदि हम बदल दें, यहाँ पे ये बर्तन कर दें, दूसरा बर्तन हम थोड़ा पतला कर दें, यानी उसकी एरिया कम कर दें, तो क्या वेपर प्रेशर लिक्विड का बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अर्थात क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है बेटा एक आंतरिक गुण है। द्रव का क्या है, आंतरिक गुण है। प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया। यदि आप ज़्यादा चौड़ा बर्तन करेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी, लेकिन लिक्विड का वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा। तो वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन फैक्टर जो है उसको प्रभावित करते हैं, ये जानिए। तो पहला आप नोट कर लीजिए कि आकार पे निर्भर नहीं करता, वाष्प दाब
आकार पे, बर्तन के आकार पे निर्भर नहीं करता। दूसरा पॉइंट, जो लिक्विड है उस पर निर्भर करता है, अर्थात द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि ये ज़्यादा वाष्पित होने वाला द्रव है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, और कम वाष्पित होने वाला है तो वेपर प्रेशर कम। यानी द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह भी देखा गया है कि जिस द्रव का, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वह आसानी से वेपर में कन्वर्ट होता है। अगर दो लिक्विड ए और बी हैं, यदि दो लिक्विड ए और बी हैं, इसकी बॉइलिंग पॉइंट मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो निश्चित है इसका वेपर जो है ज़्यादा बनेगा, इसका वेपर कम बनेगा, अर्थात वेपर प्रेशर ए का ज़्यादा होगा बी की तुलना में। वेपर प्रेशर को द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब है कि ये अणुओं के मध्य होता है, इनमें इंट्रा अणु फोर्स, तो जिसमें इंट्रा अणु माने द्रव के अणुओं का फोर्स जिसमें ज़्यादा होगा वह उनका वाष्पोत्सर्जन कम होगा, इवापोरेशन कम होगा, और जिसमें द्रव के अणुओं के मध्य फोर्स कम होगा उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वह आता है टेम्परेचर। तो आप समझते हैं कि बहुत आसान ये पॉइंट है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे इवापोरेशन की क्रिया बढ़ती जाएगी, अर्थात ताप बढ़ने पर वेपर प्रेशर का मान बढ़ता जाता है। लेकिन यह सैचुरेशन की पॉइंट कब तक आएगी? बॉइलिंग पॉइंट पे। किसी भी द्रव की जो सैचुरेशन पॉइंट होता है यानी मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो होगा वह उसके बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा। क्वथनांक पे किसी भी द्रव का वेपर प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। उसी को कहा जाता है सैचुरेशन वेपर प्रेशर यानी संतृप्त वाष्प दाब। अब आप आइए सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन दो प्रकार से बना सकते हैं। हमने बताया कि वेपर प्रेशर द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर, तो दो चीज़ इसमें हो सकती है। एक हो सकता है सॉल्वेंट और एक हो सकती है सॉल्यूट। आपका जो सॉल्यूट होगा वह या तो वोलेटाइल होगा या नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब वाष्पशील या अवाष्पशील। ये हो सकता है वोलेटाइल हो या नॉन वोलेटाइल हो। वोलेटाइल बेटा तब होगा क्योंकि सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है। तो जब हम लिक्विड लेंगे और वोलेटाइल ले लें, यानी सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट भी हमारा क्या है? लिक्विड है। यानी लिक्विड जब में हम वेपर प्रेशर देखते हैं तो उस समय सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है और राउल्ट का नियम क्या है, एक वह कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और जो सॉल्यूट है वह सॉलिड है, तो उस पर राउल्ट का नियम कैसे लागू होता है? तो दो केस हैं। प्रथम केस क्या है? जब दोनों घटक लिक्विड अवस्था में है, अर्थात सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। और ये दोनों क्या है? वोलेटाइल है। तो मान लीजिए हम जब भी सॉल्यूट का लेते हैं तो हम इसको बी लेते हैं और सॉल्वेंट का जो माने लेंगे, सुपर स्क्रिप्ट लेंगे, वो ए मानते हैं। ए और बी है। तो शुद्ध अवस्था में सॉल्यूट का जब ये वोलेटाइल है, मान लीजिए इसके वेपर प्रेशर P0 बी है और इसके शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर है P0A। P0A कहिए या P0A।
तो इस पे राउल्ट महोदय ने बताया था कि जो ये वेपर प्रेशर है, यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, ए और बी को आपस में मिला दिया जाए तो बन जाएगा सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन बन गया, अब सॉल्यूशन में ए के भी कण है और बी के भी कण है। मान लो ये ए है, बी है, ए है, बी है, और यहां पे क्या था, केवल बी के कण थे, यहां पे केवल ए के कण है, ये सब ए के कण है, आपस में बंधे हुए हैं। तो इनका वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में पी नॉट बी और इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में पी नॉट ए है। जब इन दोनों को मिला के विलयन बना दिया जाता है तो अब सतह पे विलय के भी कण हैं जो भी वाष्पशील है, और विलय के कण बी भी हैं और विलायक के भी कण ए हैं। तो यानी दोनों ये वाष्प अवस्था में आएंगे, तो इनके द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है, हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन का वाष्प दाब होता है सदैव इन पी माने शुद्ध विलायक और विलय के वाष्प दाब के मध्य ही पाया जाता है, उससे अधिक नहीं होगा। और शुद्ध अवस्था में जो विलायक का वाष्प दाब होता है, जब वो विलयन अवस्था में जाएगा तो चूंकि इसमें कणों की संख्या ज़्यादा होगी यूनिट एरिया में, यहाँ पे ए के कणों की संख्या कम हो जाएगी। तो विलयन अवस्था में यदि मान लीजिए एक कंपोनेंट का आंशिक दाब पीए है और बी कंपोनेंट का आंशिक दाब पीबी है और टोटल प्रेशर पी है, टोटल प्रेशर क्या है, पी, तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से हम लिख लेते हैं कि पी ऑफ पी टी यानी टोटल प्रेशर जो होगा आंशिक दाब ए का सॉल्वेंट ए और आंशिक दाब बी के बराबर होगा। इस प्रकार से टोटल प्रेशर ये हो गए। अब पीए और पीबी हम कैसे निकालते हैं? पीए जो होगा जब ये विलयन में जाएगा तो मान लीजिए इसके कंपोनेंट यहाँ पे जब गए, इसके मोल कुछ होंगे, इसके मोल कुछ होंगे, तो मोल फ्रैक्शन के रूप में होगा। तो ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे यक्से है और बी का मोल फ्रैक्शन यक्सबी है। तो राउल्ट महोदय ने बताया कि किसी गैस का आंशिक दाब किसी द्रव का गैस रूप में आंशिक दाब जो पीए होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन की। इन्होंने बताया कि किसी भी द्रव का जब विलयन के रूप में उसको हम ट्रीट करते हैं तो उसका आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है। तो इसी प्रकार से बी का भी हो जाएगा, चूंकि दोनों वाष्पशील हैं तो पीबी भी हो जाएगा एक्सबी के बराबर। अब इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब आप बराबर में लाएंगे तो पीए बराबर मान लीजिए के एक्से हो गया और पीबी बराबर हो गया के एक्सबी। यदि आप के का मान निकालना चाहते हैं तो यक्से को मान लीजिए कि ये प्योर अवस्था में है। प्योर अवस्था में यक्से का मान क्या हो जाएगा 1, तो के का मान हो जाएगा पीए 0। तो ये के बराबर हो जाएगा पीए 0 व्हेन यक्स ए बराबर 1। इसी प्रकार से पीबी भी हो जाएगा पीबी 0 और यहाँ पे के ले लीजिए, यहाँ के डैश, ये हो जाएगा इंटू 1। तो इस प्रकार से के और के डैश का मान मालूम हो गया, यानी पीए हो गया आपका पीए 0 एक्स से और पीबी हो गया पीबी 0 एक्स। इसको आप ले लीजिए समीकरण 1, इसको ले लीजिए समीकरण 2। तो टोटल जो प्रेशर होगा जो डाल्टन द्वारा लिखा गया पीटी बराबर पीए प्लस पीबी, यानी प्रत्येक जो कंपोनेंट होंगे उनके आंशिक दाब के बराबर होगा। तो पी टोटल जो हो जाएगा पीए प्लस पीबी यानी पीए प्लस पीबी। तो पीए का मान हो गया पीए 0 एक्स से प्लस पी 0 बी
एक्स बी। इसको आप ले सकते हैं, ये समीकरण थर्ड है। इसको हम यक्स से एक्स बी को एक रूप में बदल सकते हैं। अब मिटा के यक्स प्लस एक्स बी, आप जानते हैं कि किसी भी बिलियन में जो कंपोनेंट होते हैं उनका मान हमेशा एक के बराबर होता है। यक्स प्लस एक्स बी का मान एक्स प्लस एक्स बी बराबर एक, तो यक्स बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो आप यहां से लिख सकते हैं पी टी बराबर पी ए जीरो एक्स प्लस पी बी जीरो और एक्स बी के स्थान पे 1 माइनस एक्स। अब इसको आप पूरा खोलिए बाहर, तो ये हो जाएगा पी बी जीरो प्लस एक्स से कॉमन हो जाएगा और कोष्टक में आ जाएगा पी ए जीरो माइनस पी बी जीरो एक्स। यदि आप यहाँ पे ए को बदले होते, यहाँ तो हमने बी को बदला तो ये समीकरण मिला, यदि ए को बदले होंगे तो इसी प्रकार आप प्राप्त कर सकते थे। पी टी बराबर यहाँ आ जाता पी ए जीरो प्लस पी बी जीरो माइनस पी ए जीरो एक्स बी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह यक्स बी कंपोनेंट के रूप में है, यहाँ पे यक्स ए के कंपोनेंट के रूप में है। तो हम चाहे तो यक्स ए के रूप में भी, अब इसका हम ग्राफी निरूपण करेंगे। तो ग्राफी निरूपण में आप देखिए ये दो समीकरण है, पी ए पी बी और एक समीकरण ये है पी टी। तो हम तीनों का ग्राफी निरूपण करते हैं। ग्राफी निरूपण, ग्राफी निरूपण में बेटा यदि आप मैथमेटिक्स के हैं तो आप इसको समझ रहे हैं। पी ए का मतलब हुआ कि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होता है उसके मोल फ्रैक्शन एक्स से और पी नॉट जीरो पे निर्भर करता है। पी नॉट जीरो एक कांस्टेंट राशि है, तो ये हो गया, अगर ये वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है, इसको वाई अक्ष पे ले लें, इसको एक्स अक्ष पे ले लें, तो वाई बराबर एम एक्स, अर्थात ये एक स्ट्रेट लाइन है। यह स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे मिलेगी। यहाँ आपको पी ए जीरो पी बी जीरो में से कोई एक वैल्यू कम या ज़्यादा ले लें कि पी ए जीरो का मान लीजिए, यदि हम इसमें से खींच रहे हैं तो पी ए जीरो की वैल्यू कम ले लीजिए। तो पी यहाँ हम इतना मान लेते हैं पी ए जीरो इज लेस देन पी बी जीरो। तो यहाँ यदि आप खींचे पी ए बराबर पी ए जीरो एक्स से, तो यहाँ से आप ऐसे खींच दें डॉट डॉट द्वारा, क्योंकि ये मूल बिंदु से जाएगा। यहाँ पे ये यक्स का मान 0 और यहाँ पे यक्स ए का मान, मोल फ्रैक्शन का मान 1। तो जब यक्स ए बराबर 1 होगा तो पी ए का मान यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट जीरो। उसी प्रकार से इसकी सहायता से जब आप ग्राफ खींचेंगे पी बी बराबर पी बी जीरो एक्स पी, तो एक्स बी का मान आप 0 ले सकते हैं और 0 के बाद मैक्सिमम 1 तक जाएगा, क्योंकि प्योर अवस्था में 1 हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका मान यहाँ है, पी बी जीरो हमने बताया कि हम बड़ा ले रहे हैं, यानी इसका मूल अवस्था में
यानी शुद्ध अवस्था में PV0 का मान PA0 से क्या है, अधिक है। तो जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा रहेगा। और इन दोनों का कंबाइंड वे में जब आप ग्राफ खींचेंगे, ये तो हो गया आपका XB 0 और यहाँ पे XB का मान 1। मान लीजिए हम XB के रूप में, हम वेरिएशन केवल XB के रूप में देख रहे हैं। किसके रूप में देख रहे हैं? XB, यानी इस वाले। तो जब हम इसकी सहायता से ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ PA0 PB0 माइनस PA0 XB, तो ये बेटा क्या इक्वेशन है? इसको यदि आप ध्यान से देखें, ये PT y अक्ष पे ले लें तो y हो गया, PA0 कांस्टेंट है C हो गया, प्लस ये वैल्यू और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है? वेरिएबल। XB हमारा वेरिएबल है तो ये m हो गया और ये हो गया XB। तो m का मान आपका हो गया PB0 माइनस P0 और कांस्टेंट C का मान हो गया PA0। अर्थात एक ऐसी रेखा होगी जो y अक्ष पे ये वैल्यू होती है C जो कि PA0 है, और यहाँ से आप इसको मिला देंगे तो यही आपकी रेखा हो जाएगी। इसको हम कहेंगे PT कहिए या PS कह दीजिए, P सॉल्यूशन। PS बराबर जो हो जाएगा PA प्लस PB। तो किसी बिंदु पे यदि हम लेना चाहें कि PS का मान कितना है, जैसे मान लो इस बिंदु पे हमें देखना है, तो यहाँ से आप लंब डाल दीजिए। तो यहाँ से हमने ये रेखा PB है, तो XB का मान जो भी यहाँ पे होगा उसके सापेक्ष ये हो जाएगा PB, और इसी बिंदु पे XA का कुछ मान होगा यहाँ से यहाँ तक, और इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो इसी बिंदु पे ये वैल्यू आ जाएगी। अर्थात प्रत्येक बिंदु पे PS जो होगा PA प्लस PB के इक्वल होगा। तो ये है कि जब दोनों द्रव अवस्था में है तब हम राउल का नियम कैसे लगाते हैं। ये आपके इंटरमीडिएट के हिसाब से कम इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा केस, विलयन का वाष्प दाब आपको निकालना है जब सॉल्यूट जो है सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है लिक्विड है। सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन में आपका ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब इसका वाष्प बनेगा, और सॉल्यूट जो है वह नॉन वोलाटाइल है। थोड़ा सा इसका मतलब भी समझ लीजिए, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब ये है कि जल के से हम तुलना करते हैं कि जो भी पदार्थ भले ही वो लिक्विड अवस्था में हो, यदि वह जल की तुलना में किसी भी टेम्परेचर पे कम वाष्प देती है तो उसको हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल। यानी जो जल की तुलना में किसी भी टेम्परेचर पे यदि अधिक वाष्प देगी तो उसको हम कहेंगे वोलाटाइल, और जो उसी ताप पे अगर जल की तुलना में कम देती है तो उसको हम कहेंगे नॉन वोलाटाइल। और जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वह तो सभी ही नॉन वोलाटाइल होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी हमने P टोटल निकाला कि P सॉल्यूशन का जो होगा P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। हमने कहा कि हमेशा हम सॉल्यूट को जो ले रहे हैं, हमेशा B ले लीजिए इसको, और इसको ले लीजिए A। तो ये वैल्यू PA0 का कुछ मान होगा, PA0 XA, यानी ये वाष्पोत्सर्जन में भाग लेगी। लेकिन यहाँ पे PB0 का मान क्या हो जाएगा? 0। तो PB0 बराबर 0, तो PS बराबर हो जाएगा PA0 XA। तो राउल्ट ने बताया कि किसी विलयन का वाष्प दाब जो होता है सदैव
शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ऐसा क्यों होता है? इन्होंने कहा कि जब शुद्ध विलायक होगा तो उसकी सतह पे केवल विलायक के कण होंगे, यानी सभी विलायक के कण होंगे और सभी क्या होंगे? वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होंगे, यानी वाष्पित हो सकते हैं। लेकिन जब वो विलयन बनता है तो सतह पे विलायक के साथ साथ विलेय के भी कण आ जाते हैं जो कि अवाष्पित होने वाले हैं, यानी इसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया। तो निश्चित है कि जब दोनों कण आ गए ए और बी, यहाँ पे ए तो वाष्पित होने वाला है, बी वाष्पित नहीं होगा, तो PS का मान सदैव P0A से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि अब सतह पे विलेय के भी कण स्थान को घेरते हैं जो कि अवाष्पशील हैं। तो इसी बात को राउट महोदय ने बताया कि किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम होता है। और ये कितने के बराबर होता है? विलायक के मोल प्रभाज को जब आप शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से गुणा करते हैं तो उतने के बराबर आता है। इसको आप विलेय के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यक्षे को आप लिख लें 1 माइनस XB, इधर ले आइए तो ये हो जाएगा PA0XB बराबर हो जाएगा PA0 माइनस, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब। तो इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी ये अंतर जो है उसको हम क्या कहेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग दे देंगे तो उसको हम कहेंगे आपेक्षिक, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब हम XB बराबर हो जाएगा PA0 माइनस PS अपान PA0, ये क्वांटिटी क्या हो गई? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यहीं से राउट महोदय ने अपना नियम दिया कि किसी विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसको क्या कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक। इस बात को बेटा समझिए, ऊपर जो है दिया है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो शुद्ध विलायक का हमने बताया कि वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होगा, तो ये पॉजिटिव संख्या आएगी। और जब इसी को हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग दे देते हैं तो इस क्वांटिटी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो राउट महोदय ने बताया कि किसी विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज, ये XB क्या है? विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय का जो मोल प्रभाज होता है यह चूंकि सीधे सीधे कणों की संख्या को व्यक्त करता है, इसलिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाष्प दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं था, लेकिन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन चूंकि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मोल प्रभाज का मतलब, मोल प्रभाज अगर हमें B का निकालना है तो NB यानी B के मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन NB पे सीधा सीधा निर्भर किया, तो इसको हम कहेंगे कि यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस फार्मूले के उपयोग से आप अणुभार निकाल सकते हैं, क्योंकि XB का मान NB अपान NA प्लस NB है। NB क्या होता है? अगर वेट के रूप में दिया है तो W बटे स्मॉल m यूज कर लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट आप सॉल्यूट पार्टिकल, और नीचे हो जाएगा W बाई m प्लस कैपिटल W बाई m।
चूंकि ज़्यादातर टन बिलियन के लिए पूछा जाता है, तो टन बिलियन में W/m का मान इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो NB की तुलना में NA का मान कम होने पे हम इसको छोड़ देते हैं। तो हम सीधे लिख लेते हैं XB बराबर W/m बटे कैपिटल W/m, ये केवल टन बिलियन में। अब इस पे आप आइए, इस पे आधारित न्यूमेरिकल हम लगाते हैं। तो क्या रहा है, 32 ग्राम मीथेनॉल तथा 23 ग्राम इथेनॉल को 300 केल्विन टेम्परेचर पर मिला के एक बिलियन बनाया जाता है। बिलियन का कुल वाष्प दाब तथा उसके घटकों के आंशिक दाब की गणना करिए। यानी दो है मीथेनॉल CH3OH और इथेनॉल C2H5OH, इन दोनों को मिला के, यानी A भी लिक्विड है और B भी लिक्विड है, सॉल्यूशन बनाया गया। तो कह रहा है कि A की मात्रा जो है 32 ग्राम है और B की मात्रा जो है 23 ग्राम है। इन दोनों को मिला के बिलियन बनाया गया है। तो उस बिलियन का कुल वाष्प दाब यानी P ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, तथा P ऑफ सॉल्यूशन तथा आंशिक दाब PA और PB को निकालना है। साथ में दिया है मेथिल अल्कोहल का वाष्प दाब 90 मिलीमीटर Hg है, ये है P0A और ये है P0B जो दिया हुआ है, वह दिया है 51 मिलीमीटर Hg। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक बिलियन बनाया जाता है जिसमें दोनों लिक्विड अवस्था में है, मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल दोनों लिक्विड अवस्था में है। इसका 32 ग्राम लिया गया, इसका 23 ग्राम, दोनों का वाष्प दाब दिया गया, अर्थात दोनों वोलेटाइल हैं लिक्विड अवस्था में। तो इनके सहायता से जो बिलियन बना उसका कुल वाष्प दाब आपको चाहिए और आंशिक वाष्प दाब निकालना है। तो आप जानते हैं P सॉल्यूशन जो होता है वह होगा P0A XA प्लस P0B XB। और क्या आता है, PA बराबर अगर निकालना है तो PA निकालेंगे, ये होगा P0A0 XA और PB बराबर जो होता है XB। तो सबसे पहला काम है आपको XA और XB निकालिए, क्योंकि PA0 भी दिया है PB0 दिया है। XA का मान निकालने के लिए वेट दिया है, वेट को जब आप इसमें भाग देंगे इसके अणुभार से तो मोल की संख्या आ जाएगी। तो A के मोल की संख्या NA पहले निकालिए और NB निकालिए। NA बराबर जो होगा WA 32 ग्राम बटे इसका अणुभार 12 3 15 15 1 16 16 16 32 यानी 1 मोल। इसी प्रकार से 23 ग्राम में इसके मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 23 बटे 12 दूना 24 24 और 36 46 हो जाएगा 16, यानी 1/2। ये कितना हुआ 1/2। अब XA बराबर जो हो जाएगा NA बटे NA प्लस NB। तो NA 1 हो गया बटे 1 प्लस 1/2, 2 1 का 3/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी XA का मान हो गया 2/3। उसी प्रकार से XB का मान आप निकालेंगे तो 1 - 2/3 यानी 1/3।
अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, आपको पी ए और पी बी मिल जाएगा। इसलिए पी ए बराबर हो जाएगा, पी ए जीरो का मान क्या है 90 गुणे 2/3, तो ये हो जाएगा 30 यानी 60 मिलीमीटर एच जी। और यहाँ पे पी बी का मान हो जाएगा 51 गुणे 1/3, यहाँ से 51 और एक्स बी का मान 1/3, तो ये आ जाएगा 17 मिलीमीटर एच जी। दोनों को जोड़ दीजिए पी ए प्लस पी बी, तो 60 प्लस 17 यानी 77 मिलीमीटर एच जी। ये टोटल बिलियन का वाष्प दाब। और आप देख रहे हैं कि जो बिलियन का वाष्प दाब है वह कितना है, 90 और 51 दोनों के मध्य में है। यानी 51 जो न्यूनतम वैल्यू है उससे अधिक और जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे सदैव कम पाया जाता है। वह आपको हमने ग्राफ में भी बताया था। इसके बाद अब आप आइए, जो सॉल्यूट सॉलिड अवस्था में है तब हम कैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे। नोट करिए, बहुत अच्छा सवाल है। 373 केल्विन ताप पर एक अवाष्पशील कार्बनिक यौगिक का भारानुसार 5% जलीय विलयन का वाष्प दाब 745 मिलीमीटर एचजी है। विलय का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। यानी एक विलयन है जो 373 टेम्परेचर पे है। कितने टेम्परेचर पे है, 373 केल्विन टेम्परेचर पे एक विलयन है जिसमें जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है वह 5% जलीय विलयन के रूप में है, 5% जलीय विलयन के रूप में है। तो जो उसमें नॉन वोलेटाइल पदार्थ है उसका हमको मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पदार्थ है सॉल्यूट है वह सॉलिड है। सॉल्यूट क्या है, सॉलिड। और क्या है, जल, वाटर। वाटर 373 केल्विन का मतलब बेटा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे जो वाष्प दाब होता है वह 760 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। तो ये आपको मालूम हो गया कि 760 मिलीमीटर एचजी है। और जो विलयन का वाष्प दाब आया है, विलयन का वाष्प दाब दिया है 745 मिलीमीटर एचजी। तो निश्चित है कि शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब क्या है, घटा है। तो यह जो घटने की क्रिया है वह क्यों हुई, क्योंकि उसमें सॉलिड मटेरियल डाला गया है जो अवाष्पशील है। तो इसमें अब आप राउल्ट का नियम लगाएंगे, 0 माइनस PS अपान P0 बराबर क्या होता है, मोल प्रभाज सॉलिड का, मोल प्रभाज सॉलिड का फार्मूला लगा दिए राउल्ट का। P0 आपको दिया हुआ है जो 760 और विलयन का वाष्प दाब 745 और P0 हो गया 760। XB का मतलब मोल प्रभाज विलेय पदार्थ का, मोल प्रभाज विलेय का ये जो होगा XB का मतलब N अपान कैपिटल N तन विलयन के लिए। N का मतलब है W बटा स्मॉल m कैपिटल W बटे कैपिटल M। 5% जलीय विलयन का मतलब क्या है, हमने कंसंट्रेशन टर्म में बताया है। 5% जलीय विलयन का मतलब ये होता है कि 5 ग्राम कितने में घुला है, 100 ग्राम विलयन में है, 100 ग्राम विलयन में है। तो 100 ग्राम विलयन ये विलायक का है भार। तो 100 ग्राम अगर ये परसेंटेज भार के रूप में है तो 100 ग्राम। अगर जलीय विलयन मान लीजिए कुछ नहीं दिया है तो मिलीमीटर है, तब भी यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया है तो आप समझ लीजिए कि ये वेट के रूप में दिया हुआ है। यहाँ भले नहीं दिया है, 5% जलीय विलयन का मतलब यहाँ पे है
यह वेट भार के अनुसार दिया है, तो 5 ग्राम में 100 ग्राम विलयन बना है, तो विलायक का वेट हो जाएगा, कैपिटल W हो जाएगा 100 माइनस 5 यानी 95 ग्राम। तो W/m, W जो है 5 बटे स्मॉल m का मान आपको निकालना है, और कैपिटल W क्या हो गया 95 और m का मान 18। अब इस इक्वेशन में हर चीज दी हुई है, केवल स्मॉल m नहीं दिया हुआ है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल m का मान आ जाएगा 5 गुणे 18 95 गुणे m, और यहाँ पे 15 बटे 760। तो m इधर लेते आइए, m बराबर 5 गुणे 18 गुणे 760 बटे 15 गुणे 95। इसको हल कर लीजिए, हल करने के बाद आपका आएगा 48। थैंक यू बच्चों, अब ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।